हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला में हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो होगा वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस। एक डिफरेंट और अच्छा टॉपिक। इस इंटरफेरेंस पैटर्न में हम ये पढ़ेंगे कि इमेजेस जो प्रिपेयर होती हैं वो डार्क या ब्राइट किस किस सिचुएशन में बन सकती हैं। मतलब वेव के इंटरफेरेंस से प्रिपेयर होने वाली इमेज डार्क कब होगी, ब्राइट कब होगी, उनके लिए कंडीशन, फ्रिंज विड्थ कितना होगा, कितना डिस्टेंस प्रिपेयर कर रही होंगी, फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। एज पर द हाइजेंस थ्योरी जो हमने पढ़ा था, सपोज एस इज अवर मेन सोर्स। एस क्या है हमारा मेन सोर्स। All the particle vibrate around the main source, vibrating in all possible direction। सब वाइब्रेट कर रहे हैं और ये हमें मिला एक वेव फ्रंट। पार्टिकल अवेलेबल ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू वेव सोर्स। दे एमिट द सेकेंडरी वेवलेट्स जस्ट इक्वल स्पीड ऑफ प्राइमरी। जिस स्पीड से हमारी प्राइमरी वेव्स पास होती हैं उसी स्पीड से सेकेंडरी वेव्स पास होती हैं। इनमें आपस में इंटरसेक्शन हुआ, दोनों इंटरफेरेंस करती हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरक्रॉस करती हैं और एज अ रिजल्ट हमें स्क्रीन पर डार्क या ब्राइट इमेज प्रिपेयर होती है। यहाँ पे कुछ बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। S1 S2 जो हमारे सेकेंडरी वेव सोर्सेज हैं, इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं D। स्मॉल d इज नोन एज सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। इनको स्लिट्स बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज आल्सो नोन एज स्लिट्स and the separation between the slits is known as small d। and जो हमारे sources हैं और वहाँ से स्क्रीन जहाँ पे इमेज बन रहा है, फ्रिंजेस दिख रही हैं, separation between the slits and screen is known as capital D। तो कैपिटल D क्या हुआ? स्लिट से सेकेंडरी सोर्सेज से स्क्रीन जहाँ पे इनका फ्रिंज हमें दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट, वहाँ तक का डिस्टेंस। सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो फ्रिंज बनती हैं उनके डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। तो y क्या हुआ? इट इज़ अ डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। किसका? उस रिगार्डेड फ्रिंज का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो या तो ब्लैक हो सकती है या फिर डार्क हो सकती है। तो इस यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जब कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं फ्रिंज विड्थ, तो दो डार्क के बीच में आपको दिख रहा है, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क। तो अगर मैं सेंटर से दो कंटिन्यूसली डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल लूँ, सपोज एक डार्क बन रहा है 4 मीटर पे, दूसरा डार्क बन रहा है 2 मीटर पे, तो 4 - 2 क्या हुआ? 2। ये हो जाएगा दो डार्क के बीच का गैप, यानी ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ। सेम एज इट, अगर दो कंटिन्यूसली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में माइनस कर लूँ, सपोज एक ब्राइट बन रही है मेरी 6 पर और उससे एक पहले वाली बन रही है 4 पे, तो 6 - 4 क्या हुआ? 2। ये हो जाएगा हमारा डार्क फ्रिंज विड्थ। तो एग्जैक्टली इस डेरिवेशन में ध्यान से देखिएगा, फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए, जिसको हम W कहते हैं फ्रिंज विड्थ, इस फ्रिंज विड्थ को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा y। और y क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा से उस पर्टिकुलर रिगार्डेड फ्रिंज का पोजीशन, कि वो बन कहाँ रहा है। यानी अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? पहले y पोजीशन। और ये y किस बात पे डिपेंड कर रहा है? उस जगह जो फ्रिंज बनी है उन्हें बनाने के लिए दोनों स्लिट्स ने जो वेव पास की है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? किस पे डिपेंड करेगा ये y? पाथ डिफरेंस पे। तो 1/1 फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो पोजीशन निकालो, पोजीशन चाहिए तो क्या निकालोगे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस से, तो हम वही सीखेंगे पहले। ये रिलेशन क्या होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। जब हमें इनमें रिलेशन मिल जाएगा तब हम इस डायरेक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या अटकता है? फ्रिंज विड्थ काउंट करनी है, पोजीशन निकालो, पोजीशन काउंट करनी है, पाथ डिफरेंस निकालो, पाथ डिफरेंस पता करना है, फ्रिंज विड्थ निकालो। ये फ्रिंज विड्थ क्या होती है पहले उसको देखो बहुत केयरफुली। क्लियर? तो हम बात करेंगे किस पे? फ्रिंज विड्थ पे। और उसके लिए सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? फेज डिफरेंस पे। डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं हम लोग? फेज डिफरेंस।
एज यू नो, जैसे हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा टी क्या है हमारे पास? एंगल। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हम कब यूज करते थे? जब इसमें फेज डिफरेंस हो। एक पूरी वेव इक्वेशन का मतलब है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक का सफर, यह कहलाता है एक कंप्लीट वेव। और जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 11th क्लास में था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये क्या है? एंगल। और एग्जैक्टली वेव ने कितना एंगल प्रिपेयर कर रखा है हॉरिजॉन्टल से, दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फेज। तो फेज का फॉर्मूला मिला ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या निकाला मैंने? वेव के फेज का फॉर्मूला। और अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था? हम बात करने वाले थे रिलेशन। किस किस में रिलेशन निकालेंगे? पहले हम रिलेशन निकालते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। दो वेव्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचाना है, जैसा अभी हमने देखा था S1 और S2। यहां से दो वेव चलती हैं, एक जा रही है घूमती डिंग 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 डिंग, एक वेव और डिंग 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 डिंग, दोनों वेव यहां पहुंचती हैं। बट इंटरेस्टिंग बात, दोनों ने सेम टाइम कंज्यूम किया। दोनों ने सेम टाइम कंज्यूम किया उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचने के लिए। और वो जो पर्टिकुलर पोजीशन उन्होंने अचीव करी, वहां तक पहुंचने में एक ने डिस्टेंस कवर किया x1 और दूसरे ने डिस्टेंस कवर किया x2, क्योंकि उनके पाथ अलग अलग थे। एक घूमते टहलते हो गया, एक ने शॉर्टकट मारा। तो इनमें रिलेशन क्या बनेगा? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। पहली वेव के लिए फेज φ1 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x1। सेम टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? x1। दूसरी वेव के लिए ओमेगा टी माइनस के x2। दोनों के हमने फेज निकाले, हमें निकालना है इनका डिफरेंस, तो कर दिया इन्हें माइनस। ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस के x2। अब तो मैंने करा क्या? बताया वेव इक्वेशन क्या होती है। एंगल जो होता है उसे बोलते हैं फेज, और फेज निकाला दोनों अलग अलग वेव के लिए 1 by 1, और फिर हमने इन्हें कर दिया माइनस। यहां से हमें क्या मिलेगा? φ1 माइनस φ2, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, कॉमन आया दोनों में से k, x2 माइनस x1, दैट इज योर फेज डिफरेंस और दैट इज योर पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई किसके इक्वल है? k डेल्टा x के। और k जैसा आपको पता हो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता था 11th क्लास में जो हमने इसे पढ़ा था। तो एग्जैक्टली फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो फॉर्मूला बना वो हुआ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये था हमारा एक रिलेशन जो हमने निकाला था किस किस के बीच में? फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। ये क्विक रिव्यू है क्योंकि YDS के अंदर ये सब इंक्लूडेड होगा। अगर ये आपने नहीं करा तो YDS की उस बड़े वाली इक्वेशन को आप क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे। अब तक आपने क्या सीखा? हमें इंटरफेरेंस बनाना है। दो वेव चाहिए एग्जैक्टली, एक चल रही है S1 सोर्स से, एक चल रही है S2 सोर्स से। दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंचती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। दोनों के डिस्टेंस अलग अलग हैं, बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दोनों ने सेम कंज्यूम किया। तो हमने अलग अलग दोनों वेव के फेज निकाले, फर्स्ट वेव का फेज, सेकेंड वेव का फेज, और दोनों को कर दिया डिफरेंस। दोनों फेज में एक बात कॉमन है, टाइम सेम है और डिस्टेंस अलग अलग। इससे क्या मिला हमें? इससे मिला हमें दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया? k डेल्टा x, और k क्या होता है? कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो हेयर इज योर रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। नाउ अब जो हम दूसरा रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो होगा हमारा फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में। व्हाट आई एम सेइंग, आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं अब फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। दो सेकेंडरी सोर्सेज S1 और S2
इन दोनों सोर्सेज से क्या निकलती हैं, वेव, और दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचती है। ये पहुंची यहाँ पे डिंग डिंग डिंग, और ये पहुंची डिंग डिंग डिंग, यहाँ पहुंची। दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है हमारा सेम x, सेम डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, बट एक स्पीड में ज़्यादा थी तो उसको टाइम लगा कम, एक स्पीड में कम थी उसको टाइम लगा ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच में टाइम वेरिएशन था। अब ये दोनों वहाँ पहुँच चुकी हैं, हमें इनके लिए निकालना है फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन। पहले का फेज ओमेगा t1 माइनस kx क्योंकि सेम डिस्टेंस, दूसरे के लिए ओमेगा t2 माइनस kx, जैसा हमने अभी किया तो थोड़ा सा चेंज, माइनस करते हैं इस बार ओमेगा t1 माइनस kx माइनस ओमेगा t2 और यहाँ पे प्लस kx। क्या देख रहे हैं आप, kx प्लस माइनस के कैंसिल, डेल्टा 5 माइनस 5 कितना बचेगा हमारे पास, इस बार यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास चेंजेस आ जाता है। कॉमन क्या आएगा, kx कैंसिल करने के बाद ओमेगा t1 माइनस t2, ये बन गया डेल्टा 5, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन t डेल्टा t। तो ये मैंने निकाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन था, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में क्या रिलेशन है। इस दो वेव्स y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट जिनका इंडिविजुअल है, एम्पलीट्यूड a और b दोनों आपस में किसी पॉइंट पे जाके इंटरफेस करती हैं। हमें काउंट क्या करना है, उनका नेट डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन जिसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा t, और दूसरी इक्वेशन जो है वो होगी हमारे पास b साइन ओमेगा t प्लस माइनस 5, मैंने ले लिया प्लस 5। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो वेव मूव कर रही हैं, एक का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है a साइन ओमेगा t और दूसरे का b साइन ओमेगा t प्लस 5, यानी दोनों के फेज में कुछ डिफरेंस है, एक ओमेगा t एंगल पे और दूसरी ओमेगा t प्लस 5, उससे ज़्यादा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यस एग्जैक्टली। दो वेव चल रही हैं, एक तो ऐसे जा रही है ये ओमेगा t एंगल पे, और एक इससे ज़्यादा ओमेगा t प्लस 5। तो दोनों अलग अलग वेव्स जब आपस में चलेंगी अलग अलग फेज पे तो उनके इंटरफेरेंस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगी तो फ्रिंज प्रिपेयर होंगी, वहीं तक हमें पहुंचना है। पहले देखते हैं दोनों वेव्स के आपस में इंटरफेरेंस करने से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलता है। देखिए दो इक्वेशन तैयार, अब प्रिपेयर करते हैं इनके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें y1 प्लस y2 एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहली वेव के लिए a साइन ओमेगा t, दूसरी वेव के लिए b साइन ओमेगा t प्लस 5। क्लियर, अब मैं इसे आगे ले चलता हूँ, तो a साइन ओमेगा t प्लस b, ये क्या दिख रहा है, साइन a प्लस बी। इसमें मैं अप्लाई करता हूँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। साइन a प्लस बी का इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b साइन ओमेगा t कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा t साइन 5। यहाँ तक हमने सिंपल कैलकुलेशन करी और हमने साइन a प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक बड़ी सी प्रिपेयर करी, बट काफ़ी बड़ी है, इसको इजी करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो, वो इंटरेस्टिंग काम है, वो मैं आपको सिखाता हूँ इसको सिंप्लीफाई करना। प्रैक्टिकल हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ये हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसमें मुझे दो वेव लेनी है। चलो एक वेव को तो मैं बेस पे ले लेता हूँ, ये रही बेस पे एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड है a, एक दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड है b। जस्ट समझाने के लिए
और इनसे जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो है हमारे पास सपोज आर एम्पलीट्यूड की। क्या देख पा रहे हो आप? एक वेव मैंने इंडिकेट करी जिसका एम्पलीट्यूड ए है, वो बेस में ही है। दूसरी जिसका एम्पलीट्यूड बी है, वो इस बेस वाली से कितना आ गया? 5, फेज डिफरेंस 5 है। और जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एंगल है मान लो थीटा। मैं इनके कंपोनेंट करता हूं। पहले मैं कंपोनेंट करता हूं रिजल्टेंट आर के। तो जो इसका एक्स वाला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर एक्स फैक्टर। कितना आएगा वो? आर कॉस थीटा, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का। ऐसे ही इसका वाई वाला फैक्टर आर साइन थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई फैक्टर, यानी आर वाई। इनके हम कंपोनेंट करते हैं 1 by 1। तो ए जो ऑलरेडी बेस में है उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिलेगा? ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, खत्म। सेम बी वाले का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिलेगा? बी कॉस, और इसने तो एंगल बना रखा है फाई। क्या कहा मैंने? गौर से सुनो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस थीटा। जो ए है वो तो हमारा 0 डिग्री पे मान के चल रहे हैं, बेस में है, तो उसका कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस 0, कॉस 0 1, यानी ए। बी जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? 5, उसका कंपोनेंट क्या मिलेगा? बी कॉस 5। और दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो गए। किसके बराबर आएंगे ये? आर कॉस थीटा के। ऊपर देखते हैं क्या होता है, सेम वही फॉर्मेट। ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा? ए साइन 0, साइन 0 0, गायब, खत्म। बी का कंपोनेंट कितना आएगा? बी साइन 5। क्लियर? दो हमारे पास कंपोनेंट आ गए। और ये किसके बराबर आएगा? आर साइन थीटा के। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि हम आर एक्स की जगह पर यूज कर सकते हैं ए प्लस बी कॉस 5। तो इनके कंपोनेंट होने के बाद जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या क्या है? हम देख पा रहे हैं कि आर कॉस थीटा वो इक्वल है ए प्लस बी कॉस 5 के। आर कॉस थीटा किसके इक्वल है? ए प्लस बी कॉस 5 के। एंड आर साइन थीटा वो किसके इक्वल है? बी साइन 5 के। ये हमें एक रिजल्ट मिला बाय द हेल्प ऑफ मैथ्स। थोड़ा सा मैथ्स यूज किया और हमें एक रिलेशन मिल गया। दोनों वेव जिनके एम्पलीट्यूड ए और बी थे उनका रिलेशन रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड आर के साथ। क्लियर? क्या मिला कि आर कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी कॉस 5 के। देखो आर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? बी साइन 5 के। इसको अगर मैं इस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में यूज करूं तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू ए। इस पूरी इक्वेशन को गौर से देखिएगा। इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो मुझे मिलेगा कॉमन साइन ओमेगा टी। क्या बचेगा? a प्लस बी कॉस 5 इसमें से। अच्छा यहां पे क्या कर सकते हैं हम? कॉस ओमेगा टी को अलग करिए, बचेगा हमारे पास b साइन 5। हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी। ए प्लस बी कॉस 5 का मतलब आर कॉस थीटा, और बी साइन 5 का मतलब आर साइन थीटा। ये तो आर कॉमन लेते किसका फॉर्मूला मिल गया? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। एज पर दिस कैलकुलेशन हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? हमें मिला आर साइन थीटा इक्वल टू बी साइन 5, आर कॉस थीटा इक्वल टू ए प्लस बी कॉस 5। मैं इनको स्क्वायर करके ऐड करता हूं। आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन 5 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस 5 का होल स्क्वायर। यहां से बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 एज पर द ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। ये रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों में से कॉमन आया बी स्क्वायर और ये बन गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई, इसकी वैल्यू 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस फाई। फाइनली हमने क्या निकाला? फाइनली हमने जो दोनों वेव आपस में इंटरफेरेंस कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, उन दोनों वेव का जो रिजल्टेंट वेव बनी, उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स। दोनों वेव जो थी ए और बी, जिनके एम्पलीट्यूड थे, उन एम्पलीट्यूड को जब हमने रिजल्टेंट वेव के साथ कोलैबोरेट किया तो हमें मालूम पड़ा रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। यहाँ से हम डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, हम पहुँचते हैं इंटेंसिटी तक। एज वी नो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये हम क्लास 11 में कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है वो हमें देगा रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सेकंड वेव की इंटेंसिटी, और इस तरीके से हमें मिला जो रिजल्टेंट वेव थी उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो फाइनली अब हमारे पास जो इंटेंसिटी इक्वेशन है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क। इफ योर फ्रिंज इज ब्राइट एंड इफ योर फ्रिंज इज डार्क देन व्हाट हैपन? ब्राइट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है। ब्राइट इज नोन एज डिस्ट्रैक्टिव, क्योंकि ये एकदम से मिनिमम फ्रिंज विड्थ देता है। यहाँ से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनती है मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली, यहाँ से डार्क मिनिमम इंटेंसिटी वाली। ये कब? जरा ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कब? जब ये कॉस फाई कितना होएगा? मैक्सिमम। कॉस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1, सिंपल मैथ। और ये कॉस में +1 वैल्यू कब कब आती है? सीधे अप्लाई कर दूं, नो इशू। ये वैल्यू तब मिलती है जब फाई इक्वल टू होता है 2m पाई। जहाँ पर ये कॉमन फॉर्मूला है, आप m यूज कर सकते हो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब जब जब आपके पास फेज डिफरेंस 2m पाई की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m 0, 1, 2, 3 वट एवर कुछ भी, जब जब ये इस फॉर्म में होगा आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, फ्रिंज ब्राइट बनेगी। चलो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज तो बन गई, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 I2 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई मतलब +1। तो ये आपको रिजल्ट निकाल के देगा रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रिपेयर हुई। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म। डिस्ट्रक्टिव कब बनेगी? जब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम हो जाए। हाउ मच? -1। ये कॉस फाई -1 कब कब मिलता है? जब फॉर्मूला लगता है 2m-1 पाई का। यहाँ पर m 0 छोड़ के 1, 2, 3 कुछ भी। 0 क्यों नहीं? क्योंकि 0 होता है सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज बनाता है, इसलिए डार्क वाले डिस्ट्रक्टिव वाले केस में m 0 नहीं लेंगे। चलो देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है। जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो इंटेंसिटी जो मिनिमम बनेगी उसका फॉर्मूला मिलेगा हमें I1 I2 रूट 2 I1 I2 -1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं रूट I1 माइनस
√i2 का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने एक कॉमन सा इक्वेशन प्रिपेयर किया जिसमें आपने देखा ब्राइट फ्रिंज यानी कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज कब बनेगी, जब आपका फेज डिफरेंस 2m पाई होगा। उस कंडीशन में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज कब कब बनेगी, जब आपका फेज फॉर्मूला 2m माइनस 1 पाई को फॉलो करेगा। और इसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला √i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यूज तक। बट हमें तो क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। मैंने आपको एग्जैक्टली स्टार्टिंग में बताया था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये कॉमन फॉर्मूला है, ब्राइट के लिए भी एप्लीकेबल, डार्क के लिए भी। इसके हम अप्लाई करते हैं 1 बाई 1। इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज क्या है, फाई की वैल्यू 2m पाई और हमारे पास फाई का कॉमन फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। मीन्स डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कितना आया, m लैम्डा। m क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमम से नंबर ऑफ फ्रिंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हो। दूसरा, अगर मैं बात करूं डार्क के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है 2m माइनस 1 पाई और बेसिक फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कैंसिलेशन करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या फिर यूज कर सकते हैं m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। यहां तक डेरिवेशन हमने पहुंचा दिया। हम पहुंच चुके हैं पाथ डिफरेंस पे। फिर से अपने कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में चलेंगे और देखेंगे कि पाथ डिफरेंस एज पर द कंस्ट्रक्शन कितना आता है। एज पर द कंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा था वो क्या था, यहां तक जो हम पढ़ के आए हैं उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं। एक सोर्स होता था और हमारे पास 2 सेकेंडरी सोर्सेज होते थे। ये मेन सोर्स S, सेकेंडरी सोर्सेज S1 और S2, ये इसका हमारे पास बेस होता था। सपोज यहाँ पे हमारे पास फ्रिंज प्रिपेयर होती थी। सेंट्रल मैक्सिमा इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो O इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। सपोज एक्जैक्टली वन मोर थिंग, स्क्रीन की डिस्टेंस को क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कैपिटल D। सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लिट्स स्मॉल d। बट अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड करूं तो d/2 एंड d/2, सिंपल। इसको एक नेम दे देते हैं, इसको नेम दे दिया हमने z। तो S/Z1 यानी पहली स्लिट का गैप d/2, S/Z सेकेंड स्लिट का गैप d/2 और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D। यहां बनी एक फ्रिंज, पता नहीं कौन सी, या तो डार्क या फिर ब्राइट। कैसे बनी, एक रेज गई S1 से, एक रेज गई S2 से, दोनों ने यहाँ पर हिट किया तब जाके बनी हमारे वहाँ पर फ्रिंज। इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, सपोज y, ये हमने पहले पढ़ा था। पाथ डिफरेंस कितना है, इक्वल डिस्टेंस पे कट कर लो, ये है SM पाथ डिफरेंस। S2M ये हमारा वो पाथ डिफरेंस है जो दोनों पाथों में डिफरेंस दिखा रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि पाथ डिफरेंस कितना है तो हम बोलेंगे हमारे पास कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पाथ डिफरेंस S2M है, जो इक्वल टू किसके होगा, S2P माइनस S1P। ये P कहाँ है, ये रहा P। एक पाथ है S2P लॉन्गेस्ट, एक पाथ है S1P और दोनों में जो डिफरेंस है वो है S2M। ये है हमारा पाथ डिफरेंस। अब हमें मैथ्स की हेल्प लेनी है जो हम बहुत कम लेते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत आगे हैं, फिर भी हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ये दोनों वैल्यूज S2P और S1P। देखो मैं इस ZD के पैरेलल एक रे अप्लाई करता हूँ, ZO के पैरेलल, नाम दिया मैंने इसको N1। ये डिस्टेंस तो आपको पता है ना, कितना दिख रहा है ये डिस्टेंस आपको, D/2। देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P1 से लेकर N1 तक,
y माइनस डी बाई टू। कौन सा डिस्टेंस है ये हमारे पास? P से लेकर N1 तक। ऐसे ही S2 के साथ साथ एक पैरेलली जिसका नेम दिया हमने N2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक y प्लस डी बाई टू, क्योंकि एज इट इज ये भी कितना है हमारे पास डी बाई टू। इसको बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल क्लियर तरीके से। डी बाई टू और डी बाई टू, तो सेंटर से y डिस्टेंस है, अगर n1 से काउंट करूं तो p तक का y माइनस डी बाई टू, n2 से काउंट करूं तो y प्लस डी बाई टू। यही हमें सफलता की कुंजी है जो निकाल के देगी हमें अपना पाथ डिफरेंस। शुरू करते हैं पाथ डिफरेंस। थोड़ी मैथ्स की कैलकुलेशन है, इसलिए बिना घबराए कॉलर वाला ऊपर कर लो और चालू हो जाओ। पहला नंबर हम निकालते हैं सबसे पहले S1 P को, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इन द ट्राइंगल P S1 N1, P S1 N1, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम S1P का जो होल स्क्वायर होगा, S1P का होल स्क्वायर, वो इक्वल टू होगा S1 N1 का होल स्क्वायर प्लस P N1 का होल स्क्वायर। देख लो, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अंदर S1P स्क्वायर इक्वल टू S1 N1 स्क्वायर प्लस P N1 स्क्वायर। अप्लाई करते हैं इनकी वैल्यूज। S1P इक्वल टू S1 N1, S1 N1 स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D स्क्वायर, P N1 y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस और आंसर मिलेगा। डी स्क्वायर कॉमन लेते ही 1 प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। यहां से मैं निकालने की कोशिश करता हूं S1P। ये S1P जैसे ही लिया रूट लगा d 1 प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर पावर 1 बाई टू। थोड़ा सा ध्यान देना, एज पर द बाइनोमियल थ्योरम ये पावर उठ के कहाँ जाएगी आगे। तो यहां से हमें मिला S1P कितना d 1 प्लस 1 बाई टू वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये मैंने एक पाथ निकाला S1 से P तक का। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है S2P। देखिए S2P कैसे फाइंड करेंगे। इसकी जो रिजल्ट वैल्यू है उसको हम एक तरफ रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। S1P इक्वल टू D 1 प्लस 1 बाई टू वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। चलिए अब हम काउंट करते हैं P S2 N2। बहुत केयरफुली देखना, बस 10 मिनट काम हो रहा है। P S2 N2, तो P S2 N2। सेम इस वाले में भी मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम को। तो जो S2P है, S2P इसका स्क्वायर कितना आएगा? यहां से लेंगे S2 N2 का स्क्वायर प्लस P N2 का स्क्वायर। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू S2 N2 कितना दिख रहा है D। S2 N2 S जो हमारे पास वैल्यू है ये कितनी आ रही है हमारे पास y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर कॉमन लिया पहले की तरह 1 प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। फिर से कैलकुलेट करते हैं S2P, रूट लगाया कॉमन लेते ही y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर उठ के आ गई आगे। ये हमने निकाल ली दूसरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू है हमारे पास? S2P। लास्ट स्टैंड है और ये आपका की फैक्टर है, ये सफलता की कुंजी है, ध्यान रखना। मैंने अपने कंस्ट्रक्टिव ड्रॉ के थ्रू S1P को काउंट किया, S2P को काउंट किया और अब हम इन दोनों की वैल्यूज को डिफरेंस करके निकालने जा रहे हैं पाथ डिफरेंस। तो अब हम पाथ डिफरेंस काउंट करते हैं वैल्यूज को। कैसे निकलेगा वो देखिएगा। कंस्ट्रक्शन के थ्रू पाथ डिफरेंस क्या लिखा है यहाँ पे? S2P। S2P की वैल्यू कितनी थी? D
1 प्लस 1/2 y प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है पूरी मेरे पास S2p की। इसमें से क्या माइनस करना चाहिए मुझे, S1p। S1p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, d 1 प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। वैल्यूज चेक करिए, यहाँ पे 1 प्लस 1/2 ये वैल्यूज मिल चुकी है हमारे पास, S2p S1p। दोनों से हम काउंट करते हैं पाथ डिफरेंस, क्या कॉमन आएगा दोनों में से, d 1 प्लस 1/2 y प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 y माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बहुत केयरफुली देख लेना अच्छे से, 1 से 1 कैंसिल, तो जो पाथ डिफरेंस है वो लगातार शॉर्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। d क्या बचा हमारे पास, दिस एंड दिस। इसमें से भी जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास कॉमन आएगा 1/2 डी स्क्वायर। दोनों में से 1/2 डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सो d से d कैंसिल, 1/2d, इसमें लगाते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी yd। अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस yd। y स्क्वायर से y स्क्वायर dy4 स्क्वायर से d/4 स्क्वायर, yd और yd कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, यानी पाथ डिफरेंस 1/2d मल्टीप्लाई बाई 2yd, 2 से 2 कैंसिल, yd अपॉन कैपिटल D, वाई दिस कोलाबरी 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 है। तो अब तक कहाँ तक पहुँच चुके हो आप, जो हमने कंस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस निकाला था वो वैल्यू हमें मिल चुकी है। तुम भी सोचोगे डेरिवेशन में बवाल है, लेकिन बवाल ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट राउंड बिल्कुल खत्म, फटाफट देखो अगले पॉइंट पे। जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव वैल्यू आई है पार्ट डिफरेंस की, वो है yd अपॉन कैपिटल D। इसे हम यूटिलाइज करते हैं वंस अगेन अपने ब्राइट और डार्क केसेस के लिए। अगर वहाँ पे जो डिज़ायर फ्रिंज है वो ब्राइट होती तो ये पाथ डिफरेंस मतलब yd अपॉन कैपिटल D किसके बराबर आता, m लैम्डा के। यहाँ से हमें ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी yd लैम्डा अपॉन स्मॉल d। और अगर हम इसी को डार्क फ्रिंज के लिए अप्लाई करते हैं तो तब हमें पोजीशन मिलेगी डार्क फ्रिंज की। क्या पोजीशन मिलेगी डार्क फ्रिंज की, m-1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। मतलब फाइनली अब तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस में बन सकती है, कौन सी वाली, तीसरी चौथी पांचवी, m मतलब नंबर। डार्क फ्रिंज कहाँ बन सकती है, उसकी पोजीशन, m यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिंज है। बट हमारा काम तो था फ्रिंज विड्थ निकालना, वो कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखो। लास्ट राउंड, अगर मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है, किसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है मुझे, सपोज ब्राइट की, तो मैं 2 डार्क माइनस करूंगा। ब्राइट फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है एक ज़्यादा नंबर वाली डार्क में से एक कम नंबर वाली डार्क फ्रिंज को माइनस कर दो, क्योंकि वो लगातार एक के ऊपर एक बनती है ना, इसलिए। मुझे अगर फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है डार्क की तो कैसे फाइंड करूंगा, एक ज़्यादा नंबर वाली ब्राइट में से एक कम नंबर वाली ब्राइट को माइनस। अब हमें वही करना है, चलो देखते हैं। ये हमारे पास डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला, इसको मैं एक ज़्यादा नंबर यानी m की जगह m+1 लेके चालू करता हूँ। m+1 -1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और इसी को एक बार m नंबर से रखता हूँ, m -1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। m+1 -1 -m+1, m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। क्या मिला हमें, ब्राइट फ्रिंज विद d
लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये क्या निकाला मैंने? ब्राइट फ्रिंज विड्थ। एक बार डार्क के लिए ट्राई करते हैं जरा। ये हमें लेनी है ब्राइट की पोजीशन। एक ज़्यादा नंबर की ब्राइट m+1 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस m डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, कॉमन आया डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, m+1 माइनस m, योर फाइनल आंसर इज डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कंक्लूजन क्या मिला इतनी मेहनत करने के बाद? चाहे ब्राइट फ्रिंज बने या डार्क, कोई भेदभाव नहीं, भगवान सबको एक नजर से देखता है। दोनों फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी आएगी? डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तीसरे नंबर की हो, चौथे नंबर की हो, पांचवें नंबर की, किसी भी नंबर की फ्रिंज हो, डार्क हो, ब्राइट हो, कुछ भी हो, सबके लिए सेम आंसर, सबका माई बाप एक, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो स्टूडेंट ये था आपका एक खतरनाक टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज, YDS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने फ्रिंज विड्थ निकाली। होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आके अच्छे से लिख देना, कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लगे रहो ऐसी।